तो आज हम समझेंगे कि कई लोग जो एग्रीमेंट के द्वारा या फिर नोटरी के द्वारा डाइवोर्स ले लेते हैं आउट ऑफ कोर्ट, क्या वह लीगल है, क्या वह डाइवोर्स माना जाता है। या फिर कई लोग यह समझते हैं कि सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में हस्बैंड द्वारा स्त्री धन रिटर्न कर दिया गया है और उसको कुछ एलिमनी के तौर पर पैसा दे दिया गया है, तो उसके बेस पर ही वह डाइवोर्स हो गया है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इस बात पर ही चर्चा करेंगे कि डाइवोर्स कब मान्य होता है, कब एक डाइवोर्स लीगली डाइवोर्स माना जाता है। दोस्तों, जब भी सीएडब्ल्यू सेल में वाइफ के द्वारा कंप्लेंट दर्ज कर दी जाती है, तो उस कंप्लेंट में हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव्स के खिलाफ में, जिनका उनकी शादी में कोई रोल ही नहीं है, उनके खिलाफ में ऐसे ऐसे भारी भरकम एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं कि मुझ पर हस्बैंड और इसके रिलेटिव्स के द्वारा बहुत ज्यादा क्रूएलिटी की जा रही है, बहुत ज्यादा मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है और मुझसे डाउरी डिमांड की जा रही है। दोस्तों, ऐसे झूठे झूठे एलिगेशंस को लगा दिया जाता है वाइफ के द्वारा। तब ऐसे में जब सीएडब्ल्यू सेल से हस्बैंड के पास में नोटिस आता है और वह जब नोटिस पर अपीयर होता है सीएडब्ल्यू सेल में, तब वह वाइफ सीएडब्ल्यू सेल में इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रो रो कर यह कहती है कि मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। यह हस्बैंड ही है जो मुझे छोड़ना चाहता है, मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। दोस्तों, हस्बैंड के ऊपर उस वक्त उस इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा भी प्रेशर डाला जाता है कि आप समझौता करो और इस वाइफ को, अपनी वाइफ को अपने साथ रखो, इस डिस्प्यूट को खत्म करो। दोस्तों, आप ऐसे में समझ चुके होते हैं कि इस वाइफ को अगर मैंने अपने साथ रखा तो यह मेरी जिंदगी खराब कर देगी, क्योंकि अभी मैंने या मेरे रिलेटिव ने किसी भी तरह की इसके साथ में कोई प्रताड़ना नहीं की है, कोई क्रुएलिटी नहीं की है, कोई हैरेसमेंट नहीं किया है, फिर भी इसने ऐसे गंभीर एलिगेशंस मेरे खिलाफ लगा दिए हैं और मुझे सीएडब्ल्यू सेल में बुला लिया है। तो अगर अब मैं सेटलमेंट करके इसे साथ में रखता भी हूं, तो यह इन फ्यूचर मुझे फिर से ऐसे ही परेशान करेगी, मेरा टाइम खराब करेगी, मेरा पैसा खराब करेगी और मुझे मेंटली टॉर्चर करेगी। और दोस्तों, यदि इंक्वायरी ऑफिसर को यह लगता है कि दोनों पार्टीज के बीच में समझौता नहीं हो सकता है, इन दोनों की शादी नहीं बच सकती है, दोनों को डाइवोर्स लेना ही पड़ेगा, तो उन दोनों पार्टीज को यह समझाता है कि आप दोनों म्यूचुअली कंसेंट से डाइवोर्स कर लो। तब ऐसे में यदि वाइफ की टर्म एंड कंडीशंस को वह हस्बैंड मानने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह इंक्वायरी ऑफिसर म्यूचुअल कंसेंट डीड में उस वाइफ की टर्म एंड कंडीशन को और हस्बैंड की कंडीशंस को लिखवाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह याद रखना है कि सीएडब्ल्यू सेल में उस वक्त जब म्यूचुअल कंसेंट डीड हो गई है, हस्बैंड ने उसका स्त्रीधन यदि वापस कर भी दिया है सीएडब्ल्यू सेल में, तो ऐसे में यह डाइवोर्स नहीं है। तो दोस्तों, सीएडब्ल्यू सेल में म्यूचुअल कंसेंट डीड साइन होने के बाद में हस्बैंड वाइफ की यानी कि दोनों पार्टीज की टर्म एंड कंडीशंस उसमें मेंशन करने के बाद में ऑनेबल कोर्ट में, जो कंसर्न कोर्ट होगी आपकी, उसमें फर्स्ट मोशन फाइल किया जाता है अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके बाद में सेकंड मोशन फाइल किया जाता है, उसके बाद ही आपको डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट होती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि नोटरी के द्वारा कोई डाइवोर्स नहीं होता है, ना ही किसी एग्रीमेंट के द्वारा डाइवोर्स होता है। दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं तो आपका डाइवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग ही होगा और फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन फाइल करने के बाद में ऑनेबल कोर्ट से डिक्री आने के बाद ही आपका डाइवोर्स मान्य माना जाता है। तभी माना जाता है कि आपकी शादी खत्म हो गई है, आप दोनों पार्टीज के बीच में डाइवोर्स हो गया है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।